Hello students, this is my first video on my YouTube channel. As you already know, the name of the channel is Steno Tales, and the reason behind keeping this name is to tell everything more and clear about stenography, as most of the people are not much aware about this examination, and this is the reason the attendance of this examination is very much less. तो हम सबसे पहले अपने बारे में बताना शुरू करते हैं कि मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर की जर्नी स्टार्ट की थी 2019 में आफ्टर कंप्लीटिंग माई ट्वेल्थ एग्जामिनेशन मेरा 2019 में कंप्लीट हुआ था, जिसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि कौन से एग्ज़ाम को टारगेट करूँ। जिसके बाद मुझे पता चला कि 2000 ये एसएससी स्टेनोग्राफर एक एग्जामिनेशन है जिसका कि पैटर्न मतलब इंग्लिश, रीजनिंग और जीके डील करता है, और मेरा मैथ्स क्योंकि नॉर्मल था तो हम चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जॉब लेना। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई ट्वेल्थ एग्जामिनेशन मेरा टारगेट हमेशा से यही रहा कि ग्रेजुएशन से पहले एग्ज़ाम क्लियर कर ले एंड सो एज टू सिक्योर गवर्नमेंट जॉब। तो मैंने 2019 में अपना शॉर्ट हैंड जर्नी स्टार्ट किया। मैंने ऑफलाइन शॉर्ट हैंड सबसे पहले सीखा, जिसमें मुझे सीखने में 3 महीने लगे। उसके बाद आई हैव अटेम्प्टेड द एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 एग्जामिनेशन एंड आई क्रैक्ड इट एंड आई सिक्योर्ड एसएससी ग्रेड डी पोस्ट। आफ्टर दैट आई हैव गिवन एसएससी स्टेनोग्राफर 2022 जैसे आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि नहीं हुआ था कोविड के कारण। फिर मैंने 2022 में अपना दूसरा अटेम्प्ट दिया जिसमें मुझे ग्रेड सी मिल गया, क्योंकि पहला अटेम्प्ट में ग्रेड डी मिला था तो सेकंड टारगेट यही था कि हमको ग्रेड सी मिल जाए। सो ग्रेड सी में हमको AFHQ मिला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर होता है, और दोनों मैंने क्लियर किया इंग्लिश शॉर्ट हैंड की हेल्प से। तो आज हम ये बताएंगे कि कैसे एग्ज़ाम क्लियर करना है एसएससी स्टेनोग्राफर का या फिर अदर रिलेटेड एग्जामिनेशन। एसएससी स्टेनोग्राफर के अलावा भी मैंने और एग्ज़ाम जैसे क्लियर किया है ESIC, और जहाँ अभी हम करेंटली पोस्टेड है। तो ऐसे मैंने अपना स्टेनो का जर्नी कंप्लीट किया। और कुछ क्वेरीज है जो कि बच्चे लोगों को थी अबाउट एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन एंड ऑल दैट, जो कि मैंने नोट डाउन कर लिया है। मैं 1 2 3 करके सारा उन लोगों को सॉल्यूशन बता दूंगा कैसे कैसे शॉर्ट हैंड पर वर्क करना है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम होता क्या है। एसएससी स्टेनोग्राफर वो एग्जाम है जिसको एसएससी कंडक्ट कराता है, और इस एग्ज़ाम में मैथ्स नहीं आता है। इसमें 100 मार्क्स की इंग्लिश होती है, 50 मार्क्स का रीजनिंग होता है और 50 मार्क्स का जीके होता है। ये 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और ये 12th लेवल पे होता है। मेरा ये एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने का मोटिव क्या था कि मेरा स्टार्टिंग से ही क्लियर था कि गवर्नमेंट जॉब हमको क्लियर करना है, तो इसलिए 12th के जस्ट बाद ही हम ये प्रिपरेशन अपना जर्नी स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे। मेरा हमेशा से मोटिव था ग्रेजुएशन से पहले जॉब लेना, माइंडसेट मेरा क्लियर था यही, और यही माइंडसेट मेरा हेल्प भी किया, जिसके कारण हम सेकेंड ईयर में ही अपना, जब कॉलेज में सेकेंड ईयर में थे तभी अपना जॉब क्लियर कर लिए पहला अटेम्प्ट में एसएससी स्टेनोग्राफर। तो इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जो होता है, जिसमें 100 मार्क्स से इंग्लिश, 50 मार्क्स से रीजनिंग और 50 मार्क्स से जीके होते हैं, जिसमें कि आपको मोस्टली अगर इंग्लिश में अगर आप 85 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो आपका 110% चांस ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर आप 85 मार्क्स इंग्लिश में ही क्लियर कर दे रहे हैं 85 या 85 प्लस, जैसे मेरा 2020 में आया था, मेरा मार्क्स 88 आया था इंग्लिश में, हम स्कोर कार्ड भी दिखाएंगे। और उसके बाद 2022 में मेरा इंग्लिश में मार्क्स कम गया था, जैसे इंग्लिश में मेरा 83 नंबर आया था, बट वहीं हम जीके में ज़्यादा स्कोर कर गए थे। 50 आउट ऑफ 50 अटेम्प्ट किए थे। पूरा अटेम्प्ट जीके का करने का ये फायदा होता है एसएससी स्टेनोग्राफर में, क्योंकि 0.25 ही निगेटिव करता है। मानो 4 में अगर तुम 3 गलत भी कर दिए और 1 सही कर दिए, देन अल्टीमेटली तब भी तुम लोग 0.25 मार्क्स से प्रॉफिट में ही रहोगे। इसलिए हम 50 या 50 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें मेरा 33 मार्क्स मतलब 33 सही हुआ था और मेरा मार्क्स आया था 28.75। तो मेरा इंग्लिश 2022 में कम मार्क्स था, 83 था, बट वही 28.75 जीके में था, और मेरा रीजनिंग में 45 मार्क्स था। वही जो 2020 के फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा 46 अटेम्प्ट किए थे, 46 सही हुआ था। तो हम बताते हैं कि कैसे मैंने अपना ये स्टेनो का प्रिपरेशन, रिटेन का, सीबीटी का कैसे प्रिपरेशन किया, जिससे कि मैंने दोनों अटेम्प्ट में ग्रेड डी और ग्रेड सी क्लियर किया। तो देखो, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सीबीटी क्लियर करने का, वो है मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट तुम लोग रेगुलर दे रहे हो तो बहुत तुम्हारा मेन गेम प्ले कर देगा। देखो, अलग अलग टीचर से हम पढ़े थे, वो सब देखो सेकेंडरी चीज़ है, बट मेन है कि तुमको अगर जो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर तुम्हारा मानो कोई टीचर कर देंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पे अवेलेबल है जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। बट उसके बाद जो मैटर करता है वो होता है मॉक टेस्ट देना। वो तुम टेलीग्राम पे क्विजेज के थ्रू दो, या फिर टेक्स्ट बुक पे मॉक के थ्रू दो, या फिर और भी कई सारे चैनल हैं जिस पे तुम लोग मॉक दे सकते हो। तो हम अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे, तो मेरा सबसे पहला मोटिव ये था कि इंग्लिश को अपना काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेना, क्योंकि पता था कि 100 मार्क्स से इंग्लिश आने वाला है। तो हम टेलीग्राम पे काफ़ी सारा क्विजेस लगाते थे, मतलब रेगुलर बेसिस पे हमेशा किसी ना किसी ग्रुप पे क्विजेस चलते ही रहता था। जैसे किसी में 50 मार्क्स का चल रहा है, कभी 25 मार्क्स का चल रहा है, कभी CGL का प्रीवियस ईयर 25 मार्क्स का वो लोग क्विज बनाया रहता था।
तो उस पर हम क्विज देते 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 मेरा क्या हुआ कि एक्यूरेसी तो सबसे पहले इंप्रूव हुआ। स्टार्टिंग में करते थे तो काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक होता था, नरेशन वॉइस कुछ हमको समझ में नहीं आता था, फिर मेरा वोकैब भी उतना अच्छा नहीं था। तो सभी को हम कैसे स्ट्रॉन्ग किए, वोकैब को देखो स्ट्रॉन्ग करने का ऐसा नहीं है एकदम सीधे रटंत विद्या कि हाँ सीधे हम रट लेंगे किसी ब्लैक बुक से उठा के आइए, देखो सीधा रटना पॉसिबल नहीं है। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो कि नॉवेल पढ़ा करो, जैसे नॉवेल, जैसे कुछ नॉवेल का हम नाम बताते हैं, जैसे हेलन किलर का था द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जो कि हम पढ़े थे, एक डेविड कॉपरफील्ड का था, 11th में ही हम पढ़े थे। ये सब कुछ कुछ और भी नॉवेल बुक था, द इनविजिबल मैन। तो नॉवेल पढ़ने से क्या होता है कि तुम्हारा देखो उसमें जो जो वर्ड्स आता है हार्ड वर्ड्स, तो हार्ड वर्ड्स का तुम लोग क्या करोगे वहीं पे इंग्लिश, या तो इंग्लिश में नोट डाउन करो 3-4 मीनिंग उसका, या फिर क्या करो उसका मीनिंग हिंदी में लिख दो। तो ऐसे करके बुक जब तुम लोग पढ़ोगे तो देखो दो चीज़ होगा, सबसे पहले तुम्हारा अगर सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट होता है, सेंटेंस फ्रेजिंग, सेंटेंस कैसे फ्रेमिंग होता है, मतलब कौन सा प्रीपोजिशन किस वर्ड के बाद आ रहा है, तो तुम लोग को सेंटेंस पढ़ने से बहुत फायदा होगा। पहले तो वर्ड मीनिंग तुम्हारा ये होगा, और दूसरा क्या कि सेंटेंस कैसे फ्रेम हो रहा है, तो ये तुमको जाके आगे इंग्लिश शॉर्ट हैंड जब तुम लोग करोगे, अगर मानो शॉर्ट हैंड लिखोगे, तो उसके बाद अगर मानो सेंटेंस जब तुमको बनाना होगा, टाइप करना होगा ट्रांसक्रिप्शन, तो तुमको हेल्प करेगा। इसलिए रीडिंग हमेशा किया करो। अगर इंग्लिश शॉर्ट हैंड है तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड वाले बच्चों को रीडिंग हमेशा करना चाहिए इंग्लिश बुक का, वो नॉवेल रहे, न्यूज़पेपर रहे। तो न्यूज़पेपर रेगुलर बेसिस पे पढ़ पाना थोड़ा टफ होता है, मोस्टली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो न्यूज़पेपर तो मैंडेटरी है पढ़ना, बट हम सुबह में बस एडिटोरियल पार्ट पढ़ लेते थे, 2 एडिटोरियल पार्ट मतलब छोटा छोटा रहता था वो पढ़ लेते थे, और साथ में कोई नॉवल का बुक है, सब इंग्लिश का बुक पढ़ते थे, जिससे कि मेरा इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होते चला गया, सेंटेंस फ्रेमिंग, और धीरे धीरे और भी बहुत कुछ इंप्रूवमेंट हुआ। जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट सॉल्व करना, ये सब कैसे कॉम्प्रीहेंशन क्लोज टेस्ट जो कि है जिसमें बच्चा से बहुत फंस जाता है। कॉम्प्रीहेंशन में तो चलो फिर भी बना लेता है क्योंकि पढ़ के उसी में से निकालना है, बस क्लोज टेस्ट में बच्चा सब फंसता है। तो क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रीहेंशन पार्ट कैसे ठीक होगा, जब तक तुम लोग अगर नॉवल मानो कोई नॉर्मल सिंपल सा भी नॉवल पढ़ सकते हो, जैसे हेलन किलर का ठीक था, ये सब 9th-10th का जो नॉवल था सब मेरे घर पे था तो हम उसे पढ़ लेते थे, तो इससे मेरा इंग्लिश रीडिंग कम्युनिकेशन स्किल सब सही हो गया। फिर आया प्रॉब्लम किस में, हमको था कि वोकैब को सही करना, क्योंकि वोकैब आता था 5 एंटोनिम 5 सिनोनिम, तो 10 नंबर तो ऐसे हो गया, या फिर कभी कभी 6-6 भी आता है तो 6-6 12 एंटोनिम साइनोनिम आ गया। तो ये सब जो होता है वो सब में तुमको फुल में फुल आ सकता है मार्क्स, अगर तुम लोग अच्छे से ये कर लोगे। तो मेरा था कि वोकैब हमेशा ही स्ट्रॉन्ग रहा। वोकैब कैसे स्ट्रॉन्ग किए, तो पहली बात तो जो टेलीग्राम पे क्विजेस करते थे सैनोनिम एंटोनिम सबका पर्टिकुलरली मतलब एक क्विज होता था, तो वो सब हम रेगुलर बेसिस पे करते रहते थे। साथ में टेक्स्ट बुक पे भी क्या है, ये सब सभी का सेक्शन अवेलेबल था, सैनोनिम एंटोनिम सब सेक्शनल टेस्ट होता है ना, तो वो सब देते थे हम। देखो इंग्लिश में मोस्टली हम टारगेट यही किए हैं कि वीडियो देखो बट ज़्यादा मॉक लगाओ, क्योंकि इंग्लिश में मॉक लगाते लगाते तुम्हारा एकदम हैबिट हो जाएगा, साथ में स्पीड भी आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर लगाते लगाते तुम लोगों को कई सारा प्रीवियस ईयर याद हो जाएगा, और एग्जाम में जब होगा तो काफ़ी क्विकली तुम लोग आंसर दे दोगे। तो वो कैब देखो हम पढ़े थे, बैरेंस नेमोनिक्स करके एक पीडीएफ है, BARRONS, ठीक है, बैरेंस नेमोनिक्स, नेमोनिक्स टेक्निक से याद होता है, उसमें 3500 ये था वर्ड्स था। तुम लोग गूगल पे अगर सर्च करोगे बैरेंस नेमोनिक्स 3500 वर्ड्स वोकैबुलरी तुम लोग को मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाओ उसको डाउनलोड करो। हम देखो वो उसमें भले 3500 वर्ड्स था, बट हम टारगेट करते थे कि 50-50 वर्ड्स डेली याद करेंगे उसमें, क्योंकि नेमोनिक टेक्निक से, नेमोनिक टेक्निक क्या होता है कि किसी सेंटेंस में उसको यूज कर देता है, तो नेमोनिक टेक्निक से इजीली याद हो जाता है वोकैब। तो उससे हम याद करना शुरू किए, 50-50-50 याद किए, फिर नेक्स्ट डे 50 जब याद करने गए तो पीछे वाला 50 वर्ड्स रिवाइज कर लिए, फिर मानो कि इस दिन 50 वर्ड्स नेक्स्ट डे याद किए तो पिछले का 50-50 वर्ड याद कर लिए। तो देखो हम 50-50 वर्ड्स याद कर लेते थे, बट अगर तुम लोग मानो 30 करोगे, कोई 35 होगी, सबका अपना अपना है याद करने का मतलब कैपेसिटी, तो उसी अकॉर्डिंग तुम लोग अपना देख सकते हो। तो ऐसे अगर वोकैब को कंट्रोल कर लोगे तो वोकैब से एंटोसाइन तो सही होगा ही, बट बाद में मानो कॉम्प्रीहेंशन आया, क्लोज टेस्ट आया, उसमें कोई वर्ड आ रहा है, तुमको उसका मीनिंग अगर पता है तो तुम उसको इजीली सॉल्व कर लोगे। तो ऐसे करके कॉम्प्रीहेंशन और ये सब सबको हम कमांड में ले आए थे। और अगला देखो जो इंग्लिश में होता है वो होता है वॉइस और नरेशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है। मानो वॉइस नरेशन अच्छा खासा रहता है, 12-12-12-13 मतलब 25 क्वेश्चन रहता है। तो वॉइस नरेशन मतलब रानी मैम से या किसी से ही पढ़ सकते हो, अच्छा अच्छा बुक काफ़ी सारा है, रानी मैम ठीक पढ़ाई है, उनका तुम लोग देख लो। तो वॉइस नरेशन उनसे हो जाएगा 25 मार्क्स का, 12 तुम्हारा हो गया एंटोसाइनो तो 37 मार्क्स हो गया। उसके बाद तुम्हारा कॉम्प्रीहेंशन जो आता है 10-10 नंबर का, कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट, तो 2 कॉम्प्रीहेंशन आता है, तो कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट 10-10-20 नंबर हो गया, और 5-5 नंबर क्लोज टेस्ट रहता है, तो तुम्हारा 30 नंबर हो गया। तो 37 + 30 कर दो 67, और 10 नंबर का ग्रामेटिकल एरर होता है। तो ग्रामेटिकल एरर में तो तुमको प्रॉपर ग्रामर पे कमांड होना चाहिए। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल्स होता है वो सबको अच्छे से देख लेना। जैसे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अच्छे से रूल देख लिए थे क्योंकि उसी से बनता है क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर में, वो हो गया। फिक्स प्रीपोजिशन हो गया, ये सब देख लेने का है क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके तुम लोग अपना इंग्लिश को कमांड में ला सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन वही हम बोलेंगे, क्योंकि तो ग्रामर वगैरह तुम पढ़ लोगे यूट्यूब पे, अच्छा अच्छा चैनल है,
जैसे रानी मैम का चैनल है, वो अच्छा पढ़ाई है, तो उनसे तुम लोग कवर कर लो। और उसके बाद मॉक लगाओ ज़्यादा। टेलीग्राम पे तुम लोग क्विजेज देना है, वो भी सही है। टेक्स्ट बुक पे सेक्शनल देना है, वो भी सही है, बट मॉक रेगुलर बेसिस पे देते रहो। देखो हम फुल मॉक देते थे संडे को मोस्टली हम, क्योंकि एग्जाम जब एग्जाम आ गया था, एग्जाम क्लोज था, तो हम 2 मॉक देने लगे थे फुल। बट जनरली हम संडे को फुल मॉक देते थे और ये मंडे टू सैटरडे सेक्शनल मॉक दे देते थे। जितना भी सेक्शनल है कोशिश करते थे सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, एसएससी स्टेनोग्राफर का, बैंक का, सबका इंग्लिश का हम देते रहते थे। और साथ में टेलीग्राम पे क्विजेस तो एकदम इनफाइनाइट नंबर में दिए हैं, जिससे कि मेरा इंग्लिश अच्छा हो गया और मतलब स्कोर मेरा आ गया था 92, मतलब सही हुआ था, जिससे काट छाट के मतलब 88 मार्क्स आया था 2022 में, 2020 वाले में फर्स्ट अटेम्प्ट में। ये बात तो हो गया तुम्हारा इंग्लिश का। अब सेकंड तुम्हारा क्या है, जीके है। जीके के लिए देखो हम सबसे ज़्यादा क्या फोकस किए थे, वो मेरा फोकस था 2019 में, जैसे मेरा 12th कंप्लीट हुआ, हम उसी समय से क्या हुआ, करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दिए। तो 2019 में पूरा 2019 लेके 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, 2020 का एग्ज़ाम थोड़ा लेट हुआ था कोविड के कारण, तो हम बीच में क्या किए कि करेंट अफेयर्स रेगुलरली हम देखे थे, 1 ही साल या फिर 1.25 साल देखे थे। हम कल्याणी मैम करेंट अफेयर्स करके एक चैनल है, उनसे देखे थे, जो कि हिंदी में जनरली प्रोवाइड करती है। ऐसे तो हम इंग्लिश मीडियम था मेरा, बट स्टिल हम मैनेज कर लेते थे, क्योंकि पढ़ाती वो अच्छा थी मैडम, अभी भी अच्छा पढ़ाती है। उनका देखो करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते क्या हुआ हमको कि करंट अफेयर्स रेगुलर डेली पढ़ते भी थे और लिखते भी थे। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता था, जैसे उनका वीडियो है 16-17 मिनट का, तो हमको लग जाता था 35 मिनट। तो हम सबसे पहले सुबह उठ के ये करते थे कि करंट अफेयर्स देख के उसको नोट डाउन भी कर लेते थे। थोड़ा होता है मतलब नोट डाउन करना चैलेंजिंग टास्क है, बट हम लिखते इसलिए थे क्योंकि हमको याद हो जाए। बहुत सारा चीज़ लिखने से थोड़ा ये हो जाता है। देखो बाकी हम बहुत चीज़ नहीं बोलेंगे कि नोट डाउन करते रहो, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होता है, बट करंट अफेयर्स हम नोट डाउन करते थे। तो इससे क्या हुआ कि करंट अफेयर्स तो हम नोट डाउन कर ही लिए, बट साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बहुत बताती थी। मैंने मानो बांग्लादेश आया, तो इंडिया बांग्लादेश के बारे में बात हो रहा है, तो बताती थी कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होता है, जो एक्सरसाइज होता है ना मिलिट्री एक्सरसाइज, ये वो, तो वो सबको हम नोट डाउन कर लेते थे। फिर टका उसका वो हो गया, फिर ढाका कैपिटल हो गया, ऐसे ही हर एक कंट्री के बारे में बताती थी, जिसको नोट डाउन करते करते मेरा क्या हुआ कि एकदम अबंडेंस में नॉलेज हो गया जीके में, जिससे कि मेरा, जिससे का ही रीज़न है कि मेरा एसएससी स्टेनोग्राफर दोनों बार 20 वाले में भी 25+ था और 22 में तो 28 मतलब 29 के आसपास मार्क्स था। और तुम लोग ऑलरेडी अवेयर ही हो कि एसएससी स्टेनोग्राफर में जीके में 25 पास लाना मतलब चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि मोस्टली कम नंबर आता है लोगों का। इंग्लिश में देखो लोग 90 ला सकता है, रीजनिंग में भी ले आता है 42-45, बट जीके में 25+ करना जो एग्जाम दिए हैं उनको पता है ऑलरेडी। तो हम अपना करंट अफेयर्स के थ्रू जीके स्ट्रॉन्ग कर लिए। करंट अफेयर्स हमको स्टैटिक का भी साथ में न्यूज़ मतलब सारा मिलते रहता था, हम रेगुलर एकदम डेली देखते थे करंट अफेयर्स, कभी मिस नहीं। करंट अफेयर्स कभी कभी हम 2 चैनल से देख लेते थे, मानो कल्याणी मैम करंट अफेयर्स, एक नेक्स्ट एग्जाम है वो भी ठीक पढ़ाते थे सर, तो उनसे ही पढ़ लेते थे। अब तो बहुत सारे आ गया है चैनल, जैसे परमार सर, बहुत लोग का अच्छा अच्छा जीके का है, तो परमार सर अभी तो बेस्ट चल रहे हैं जीके में, तो उनसे तुम क्या करोगे, पढ़ लो जीके, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा वाला वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि यूपीएससी का भी तो नहीं तुम लोग कर रहे हो प्रिपरेशन, एसएससी का कर रहे हो, तो प्रीवियस ईयर जो 20 मिनट 25 मिनट का है वो सब देख लो। तो ऐसे करके तुम्हारा जीके स्ट्रांग होगा। अब हम सेकेंडरी चीज इंपॉर्टेंट क्या बोलेंगे, देखो वीडियो से देखना अच्छी बात है, वीडियो से करंट अफेयर्स देख लो, प्रीवियस ईयर देख लो 1.5x करके, एसएससी का प्रीवियस ईयर देखते जाओ और उसको अपना कंप्लीट करते जाओ, तुम लोग को प्रीवियस ईयर एसएससी का मिल जाएगा। तो ऐसे करके कंप्लीट करो। और दूसरा क्या है कि एक बुक जरूर रखो अपने पास, जिससे जीके अपना रिवीजन होते रहे। तो हम तो क्राउन जीके बुक एक आता है यहाँ, तो क्राउन जीके बुक से हम क्या किए थे, ये पॉलिटी ये सब पढ़े थे, पॉलिटी पढ़े थे, हिस्ट्री पढ़े थे, मॉडर्न हिस्ट्री ये सब, तो उसी से हम मल्टीपल रिवीजन करते रहते थे, तो मेरा जीके उससे स्ट्रॉन्ग हो गया। और साथ में यूट्यूब पे प्रीवियस ईयर देखते रहते थे, और जैसे इंग्लिश का हम मॉक लगाते थे उसी तरह जीके का ही मॉक लगाते रहते थे, टेक्स्ट बुक पे भी और टेलीग्राम पे भी। टेलीग्राम तो हमको काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब मेरे प्रिपरेशन टाइम, क्योंकि उस समय मानो 2020-21 में तो सब कुछ बंद था, और हम एक बात इंपॉर्टेंट ये कि हम प्रिपरेशन भी खुद ही से किए थे, मतलब कोई कोचिंग नहीं लिए थे, रिटर्न के लिए भी कोई कोचिंग नहीं, और शॉर्ट हैंड का बस 3 महीना मतलब बेसिक शॉर्ट हैंड किए थे, उसके बाद भी शॉर्ट हैंड भी खुद ही से कर लिए थे। तो ऐसे करके हम अपना इंग्लिश और जीके स्ट्रॉन्ग किए। अब रहा बात रीजनिंग का, तो 50 मार्क्स का देखो रीजनिंग आता है, तो रीजनिंग का हमको क्या हुआ कि रीजनिंग मेरा स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं था मेरे से, मतलब ज़्यादा नंबर नहीं आता था मेरा मॉक में, 23 नंबर 24 नंबर आता था 50 में, बट इसको हम इंक्रीज़ किए। 2020 में 50 में से 46 ही अटैम्प्ट किए थे, जो पहला अटैम्प्ट था 46 में 46 आया मेरा। रीज़न क्या था पूरा सही होने का, क्योंकि मेरा जब स्टार्टिंग में 23-24 नंबर आता था, बट हम उसको डबल कैसे कर लिए। तो मेरे पास एक बुक था, मतलब बैंकर्स अड्डा का था, अड्डा 247 बैंकर्स अड्डा का, तो उसमें मेरे पास उस बुक में 28 चैप्टर था। तो हम ये टारगेट किए थे कि उस चैप्टर को कैसे भी करके एक एक चैप्टर हम डेली एक एक दिन कर लेंगे। उस समय हम जीके और इंग्लिश को पॉज दे दिए कि अभी जीके और इंग्लिश नहीं पढ़ना है, हम एक महीना पूरा एकदम फोकस तरीके से रीजनिंग को पढ़े। तो डेली एक एक चैप्टर करके, जैसे नंबर वाला हो गया, एनालॉजी हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया,
असर्शन हो गया, असर्शन एजम्पशन जो होता है, फिर तुम्हारा वो जो चेयर वाला रहता है मतलब सिटिंग पोजीशन वो हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सिलोगिज्म हो गया, वेन डायग्राम उसमें रहता है। तो ये सबको एक एक दिन करके हम टारगेट किए। तो 28 हम पूरा टारगेट यही था कि 28 चैप्टर को 28 दिन में कैसे भी कंप्लीट कर लेना है। उसमें 3 लेवल का क्वेश्चन रहता था, ईजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट, और एक प्रीवियस ईयर रहता था। तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा उस समय लगा था कि नहीं, एक चैप्टर को करने में देखो मानो एक ईजी में 25 रहता था, मॉडरेट में 25, फिर हार्ड में 25, फिर डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट में 25, प्रीवियस ईयर में 25। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहता था, जिसको कि हम टारगेट करते थे कैसे भी करके एक दिन मेरा भले क्यों ना एक दिन वेस्ट हो जाए, मतलब पूरा एक दिन मेरा चला जाए, हम इंग्लिश जी के नहीं पढ़ेंगे बट वो 100 क्वेश्चन कैसे भी करके कंप्लीट करेंगे उस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते हुए। तो ऐसे करके अपने आप को टारगेट दिए थे। तो ऐसे मेरे एक महीने में रीजनिंग पूरा कंप्लीट हो गया। हम पूरा फोकस इंग्लिश को ही दिए थे, मतलब रीजनिंग को ही, और सुबह में करंट अफेयर्स देख लेते थे। करंट अफेयर्स से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, करंट अफेयर्स क्योंकि हमको डेली अपडेट देता था जीके के बारे में और स्टैटिक भी देता था। तो करंट अफेयर्स देखते थे और बाकी दिन रीजनिंग पढ़ते थे। तो ऐसे करके हम रीजनिंग का सारा चैप्टर पढ़ते पढ़ते मेरा कमांड में आ गया, और साथ में फिर मॉक देने लगे। जैसे इंग्लिश और जीके का दे रहे थे उसी तरह हम रीजनिंग का भी देने लगे। टेक्स्ट बुक पे दिए, टेलीग्राम पे दिए। तो ऐसे करके मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया। और जब हम पहला अटेम्प्ट दिए तो हमको काफ़ी इफेक्टिव भी लगा। मेरा पहला अटेम्प्ट में 156 मार्क्स आया था, 155 के आसपास था ग्रेड डी में, जिसमें वो ग्रेड डी मिला। क्यों? क्योंकि उसमें सीट 600 समथिंग था 2020 में। फिर हम सेकेंड अटेम्प्ट जब दिए थे 2022 वाला, उसमें मेरा 160 मार्क्स था, बट उसमें क्योंकि सीट भी ज़्यादा था और लोगों का मार्क्स थोड़ा कम आया था, तो हमको फिर उसमें AFHQ मिल गया। मेरा ऑल इंडिया रैंक 97 था। अब देखो ये तो मेरा CBT का प्रिपरेशन काम बता दिए कि व्हाट इज एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम। तो देखो ये तो हो गया कि व्हाट इज एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम। अब देखो सेकंड क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज स्टेनोग्राफी, ये शॉर्ट हैंड क्या होता है। क्योंकि शॉर्ट हैंड को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कितना टाइम लगता है। किसी को मानो शॉर्ट हैंड सीखने में 1 साल लगता है, किसी को 6 महीना, कोई 3 ही महीना में सीखता है। तो देखो इसका हम रीज़न है, देखो हम एविडेंट रीज़न जो काफ़ी क्लियर रीज़न है वो बता दो। देखो टाइम डिफरेंस रहने का कारण क्या है, हम देखो जब सीखना स्टार्ट किए थे वो समय था, हमको अपना डेट भी याद है बिल्कुल, 15 अक्टूबर 2019 को हम सीखना शुरू किए थे शॉर्ट हैंड, ठीक है। और 15 अक्टूबर 2019 को हम सीखना शुरू किए और 28 फरवरी 2020 तक हम शॉर्ट हैंड सीख लिए। मतलब 3 मंथ कुछ दिन लगा हमको, मतलब 3.5 महीना लगा। और हम सीखे थे इंग्लिश शॉर्ट हैंड। अब देखो इंग्लिश शॉर्ट हैंड हम क्यों सीखे, क्योंकि मेरा CBSE था, इंग्लिश मीडियम था। हम जैसा बताया कि हमको नॉवल वगैरह पढ़ने का आदत था, तो हमको हमेशा इंग्लिश में ही इंटरेस्ट रहा। तो इंग्लिश में इंटरेस्ट रहा, इसी कारण हम इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखे। अब लोग पूछता है कि हिंदी शॉर्ट हैंड अच्छा है कि हिंदी शॉर्ट हैंड अच्छा है। तो देखो इसका रीज़न हम बहुत क्लियर बताएंगे कि जिसको हिंदी पढ़ना, जिसका हिंदी ग्रामर पे कमांड है, जिसको हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, जिसका ग्रामर व्याकरण वगैरह पे कमांड है, जिसका हिंदी अच्छा रहा है, तो उसको हम हमेशा सजेस्ट करेंगे हिंदी शॉर्ट हैंड सीखो। और जिनको मानो इंग्लिश नॉवल पढ़ने में, इंग्लिश बुक पढ़ने में, या फिर जिनको खुद ही पता है कि मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, तो वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखो। सिंपल सा, जिस लैंग्वेज पे कमांड है उसी को शॉर्ट हैंड सीखो, वही तुम्हारा इंपैक्ट अच्छा डालेगा। क्योंकि शुरू में अगर शॉर्ट हैंड गलत चुन लिए तो फिर तुमको लॉन्ग टर्म में तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह किया जाता है। तो देखो स्टेनोग्राफी लैंग्वेज सीखने में हमको 3.5 महीना लगा, कुछ लोगों को 6 महीना लग जाता है। तो इसका रीज़न क्या है कि देखो तुमको शॉर्ट हैंड हम जैसे हम अक्टूबर 2019 में सीखना शुरू किए थे, तो उसमें हम सीखे थे GD बेस्ड बुक से, जो कि काफ़ी अंडररेटेड बुक है। GD बेस्ड बुक से मोस्टली लोग नहीं सीखता है शॉर्ट हैंड, बहुत लोग सीखता है किससे, पिटमैन से। तो पिटमैन थोड़ा सा लेंदी इसलिए क्योंकि उसमें 231 एक्सरसाइज है, बट स्टिल 110 एक्सरसाइज ही करना होता है उसमें। बट हम GD बेस्ड सीखे क्योंकि GD बेस्ड थोड़ा कंसाइज था, उसमें 20 चैप्टर था, 24 चैप्टर है वैसे, बट मेनली जिसमें रूल है ना वो 19 चैप्टर तक है, हाफिंग डबलिंग प्रिंसिपल तक। उसके बाद फिर इंटरसेक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब तो खुद से प्रैक्टिस करने का है। तो हम जैसे स्टार्टिंग किए सी ना, कॉन्फिडेंस है, वॉवेल है, डिप्थोंग है, ये सब चैप्टर तो शुरू में चैलेंजिंग लगा था, बट स्टिल हम अपना परसिस्टेंट एटीट्यूड दिखाए, क्योंकि टोटल माइंडसेट ही का गेम है। इफ यू आर परसिवियरेंस टुवर्ड समथिंग देन अल्टीमेटली विल अचीव द टारगेट। और मेरे पास ज़्यादा अल्टरनेटिव नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरा यही था कि जिस एग्जाम में मैथ नहीं रहा, क्योंकि मैथ थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम था, इसलिए हम स्टेनोग्राफर को चूज़ किए। तो ऐसे करके हम अपना शॉर्ट हैंड लैंग्वेज सीखना शुरू किए। और मोस्टली देखो अब लोग बोलते हैं कि कितना टाइम देना चाहिए, तो हम शुरू में देखो टू बी वेरी ब्लंट, अगर हम काफ़ी ब्लंट तरीके से बताएं तो शुरू में काफ़ी ज़्यादा तुमको टाइम देना पड़ेगा। जैसे हम अगर मानो सीखने जाते थे तो सुबह में जाते थे, मेरा क्लास रहता था सुबह 8 से 10, बट हम सुबह 7 ही बजे चले जाते थे, क्योंकि लाइब्रेरी में काफ़ी पीसफुल, मतलब वो जो क्लास था काफ़ी पीसफुल वहाँ पे इन्वायरमेंट था। तो हम पहले 7 में जाके अपना प्रैक्टिस करते थे 1 घंटा वहाँ पे, और फिर कोचिंग स्टार्ट होता था तो फिर 8 से 10 पढ़ते थे। जब सारा बच्चा आ जाता था तो हम मानो सुबह में ही 3 घंटा शॉर्ट हैंड सीख लिए, शुरू में ही 3 घंटा शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस कर लिए। वहाँ पे क्लास खत्म हुआ, फिर मानो मैं जैसे फर्स्ट ईयर में थे ग्रेजुएशन, तो फिर वहाँ से हम चले जाते थे कॉलेज। और कॉलेज में भी क्योंकि हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे, क्योंकि मेरा सिंपल हम BA कर रहे थे इकोनॉमिक्स ऑनर्स से,
तो हमको पता था कि ये इसमें हमको काफ़ी कुछ आगे हमको कुछ वैसा है नहीं स्कोप, तो हमको मोस्टली गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पे ही ध्यान देना है। तो अपना फर्स्ट ईयर में हम क्लास में ही बैठ कर क्या करते थे, 1-1.5 घंटा शॉर्ट हैंड ही लिखते थे। फिर हम 1 बजे तक लिख लिए शॉर्ट हैंड, क्लास भी ओवर हो गया और फिर हम घर आ गए। उसके बाद भी शाम को ही मानो हम अगर बैठ के 5 से 7 लिख लेते थे, फिर रात को रिटर्न का तैयारी करते थे। तो ऐसे करके 3 घंटा सुबह में, शाम में 2 घंटा और कॉलेज में 1-2 घंटा, तो हम 6 से 7 घंटा मान लो। शुरू में 6 से 7 घंटा तुमको 6 घंटा शॉर्ट हैंड को देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर शुरू में तुम 6 घंटा लिख लिए शॉर्ट हैंड, 5 से 6 घंटा अगर प्रैक्टिस कर लिए तो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और यही रीज़न, बस यही रीज़न था कि 6 घंटा 5 घंटा जो हम लिखते थे शॉर्ट हैंड, यही एकमात्र रीज़न था जिसके कारण हम 3 महीना में शॉर्ट हैंड सीख गए और मेरा स्पीड भी काफ़ी अच्छा आ गया था। देखो शॉर्ट हैंड लोग सीखता है, बट सबसे जो सबसे ज़्यादा लैक करता है इंसान, वो करता है डिक्टेशन लिखने में। कॉन्सोनेंट्स में डिक्टेशन नहीं है, आगे वॉवेल में डिक्टेशन नहीं है, शॉर्ट फॉर्म से डिक्टेशन शुरू होता है। शॉर्ट फॉर्म्स पे डिप्थोंग हो गया, फिर आरएल हो गया, WYH करके फ्रेजोग्राफी वगैरह का चैप्टर है। तो लोग देखो डिक्टेशन नहीं लिखता है, मोस्टली रूल पढ़ते जाता है, बट तुमको डिक्टेशन प्रॉपर तरीके से लिखना है। क्यों ना तुमसे वर्ड छूटे, बट तुमको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना है। तुमको 11-12 बार लिखना होगा, शुरू से ही 11-12 बार ही लिखो, बट उसको प्रैक्टिस अच्छे से करो। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा डिक्टेशन लिखने का हैबिट रहेगा, और जब एंड होगा, मानो शॉर्ट हैंड जब एंड होगा, तो तुम्हारा जो स्पीड रहेगा तुम्हारा 70 WPM तक तो 110% रहेगा। बट मोस्टली अभी के बच्चों में हम देख रहे हैं कि बुक खत्म हो जाता है, फिर भी वो लोग का स्पीड 45-50 ही रहता है। तो अब उसका हम क्या सॉल्यूशन बता सकते हैं। देखो हम तो अपना GDP जब खत्म किए थे, मेरा 70 WPM था। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर डिक्टेशन लिखे थे। बट अब जैसे बच्चा से बुक खत्म करता है, बट उनका स्पीड 50 ही WPM रह जाता है, 50-55-60 वहीं पे मतलब फॉल करता है। तो उसको देखो 60 से 75 या 50 से 70-75 स्पीड कैसे जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन है, एक बुक का नाम बस बता रहे हैं, वो है स्पीडोग्राफी। अगर बच्चा जो कोई भी अगर बता रहे हैं कि आप लोग ये पिटमैन बुक कंप्लीट करके, GD बेस्ट बुक कंप्लीट करके सीधे कैलाश चंद्रा पे जंप करो, कैलाश चंद्रा का एक्सरसाइज 1 लिखो, हम उनको बोले कि नहीं ये नहीं करने। क्यों? क्योंकि मान लो जिनका स्पीड 50-55 है, वो कैलाश चंद्रा पे अचानक नहीं जंप कर सकते। उनके बीच में एक आता है, वो है स्पीडोग्राफी का किताब, जिसमें कि 300 मतलब 160 ऐसे करके मतलब 80 320 या 350 वर्ड रहता है एक पैसेज एक डिक्टेशन में। तो उस बुक में 32 एक्सरसाइज हैं। तो उस 32 एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से करना होता है। अगर उस प्रॉपर तरीके से अगर कर लोगे तो तुम लोग का 50 से 70 WPM, देखो विश्वास नहीं करेगा लोग, बट हम खुद अचीव किए हैं। 1 महीना में मतलब हो जाता है। जैसे है मतलब छोटा भाई सब है, वो सब भी शॉर्ट हैंड सीख रहा है, तो वो लोग को हम 1 महीने में 50 से 70 WPM करवा दिए। कैसे? क्योंकि वो बुक जो है 32 एक्सरसाइज का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे हो जाता है। और उसके बाद 70 WPM जब हो जाएगा तो फिर कैलाश चंद्रा शुरू कर दो। कैलाश चंद्रा में शुरू में आज सीधे 800 वर्ड पे जंप नहीं करना होता है, शुरू में 400 वर्ड प्रैक्टिस करो, एकदम प्रॉपर तरीके से सीन करो। क्यों ना तुमको स्टार्टिंग में 8-9 बार सीन करना पड़े, 8-9 बार सीन करो, बट वो सीन करने का जो नंबर है ना, वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो ऐसे करके तुम्हारा सीन मैटर लिखते लिखते सही हो जाएगा। अब देखो कुछ लोग आप बोलते हैं कि सीन से अनसीन कैसे जाए। सीन से अनसीन जाने का भी तो एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो देखो जब तक कैलाश चंद्रा का 90, 80, 90, 100 कम से कम 80 या 100 एक्सरसाइज नहीं लिखोगे तब तक प्रॉब्लम होगा ही। तो कोशिश करो कि 80, कोई बच्चा देखो 70-80 एक्सरसाइज लिख के ही अनसीन लिखने लग जाता है, बट कुछ को 100 एक्सरसाइज लग जाता है। तो तुम लोग 80 से 100 एक्सरसाइज अगर सीन करोगे तो काफ़ी सारा फ्रेजेस, ग्राम लॉक्स, कॉन्ट्रैक्शन, ये सबसे अवेयर हो जाओगे, जिसके बाद अनसीन ये भी लिख लोगे, अनसीन मैटर भी। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राम लॉक्स, कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्रेज। ग्राम लॉक्स, कॉन्ट्रैक्शन, फ्रेज का क्या रोल है। तो देखो उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। हम तो यही देखो, हम जब शॉर्ट हैंड सीखने जाते थे अपने कोचिंग में, तो सबसे पहले यही करवाते थे। एक जो सर थे कि ग्राम लॉक्स, कॉन्ट्रैक्शन, फ्रेज किसी से बुलवाते थे जिसको हमको लिखना रहता था। तो मानो जैसे हम ही रिकॉर्ड कर लिए ग्राम लॉक्स, कॉन्ट्रैक्शन, फ्रेज, किसी को सेंड कर दिया, तो उसको कम से कम 25-30 दिनों तक रेगुलर बेसिस पे लिखो। फ्रेजेस का 7 पेज का PDF आता है, ग्राम लॉक्स का 4-5 पेज का है, और कॉन्ट्रैक्शन का भी कुछ PDF है, जो कि मतलब हो जाता है, मिल जाएगा। तो वो सबको अच्छे से रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग का बेसिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर ग्राम लॉक्स, कॉन्ट्रैक्शन, फ्रेज पे कमांड है तो अल्टीमेटली शॉर्ट हैंड इजीली लिख दोगे। तो वो कुछ हम चीज़ बता दिए, जैसे कि व्हाट इज एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम, स्टेनोग्राफी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज कितना सीखने में टाइम लगता है। हम जैसे GD बेस्ट को ही प्रेफर करेंगे पिटमैन के ऊपर। क्यों? क्योंकि GD बेस्ट काफ़ी कंसाइज और क्लियर है और जल्दी सीख सकता है इंसान, हम देखे हैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम बता ही दिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू लर्न इंग्लिश शॉर्ट हैंड। जैसे हमको 3.5 महीना लगा, बट किसी को देखो 6 महीना भी लग सकता है, किसी को 4 महीना। वो देखो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि हम उस समय जैसे खुद बताए कि हम 6 से 7 घंटा देते थे शॉर्ट हैंड को, और उस समय इंग्लिश रीडिंग ऐसा कुछ थोड़ा अवॉइड किए हुए थे। तो कुछ लोग रिटेन को भी साथ में लेके चलता है शॉर्ट हैंड सीखने टाइम, तो उनको हो सकता है कि 6 महीना लग जाए, बट वही 3 से 6 महीना टाइम हम कहेंगे कि एक जो डिसेंट टाइम है। अब अगला क्या होता है कि इंग्लिश शॉर्ट हैंड वर्सेस हिंदी शॉर्ट हैंड, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी हम बता दिए। वो डिपेंड करता है कि किसका कौन सा लैंग्वेज पे कमांड है।
अब उसके बाद हम अगला क्वेश्चन जो बता रहे हैं कि हम एसएससी स्टेनोग्राफर क्यों नहीं ज्वाइन किए, मानो ग्रेड डी इनकम टैक्स हम नहीं ज्वाइन किए थे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्यों नहीं ज्वाइन किए थे, ये 2 जॉब। तो पहला जो अटेम्प्ट 2020 वाला था, हम इनकम टैक्स में डीबी में ही नहीं गए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सो दैट सीट वेस्ट ना हो। सीट वेस्ट ना होने का कारण ये कि हमको जैसे उस समय तो मार्क्स में आया था जिसमें हमको इनकम टैक्स मिलता, क्योंकि मेरा उसी समय सेम इक्विवेलेंट 2400 गेट पे का जॉब हो गया था होम पोस्टिंग पे, तो होम पोस्टिंग हम ज्वाइन कर लिए। अब दूसरा 4600 गेट पे का जो जॉब हुआ मेरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तब मेरा होम पोस्टिंग 2400 गेट पे था, बट हम उस समय ग्रेड सी ज्वाइन करना चाह रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बट अल्टीमेटली फिर मेरा यहाँ पे मेरे होम पोस्टिंग पे ही कोर्ट में जॉब हो गया 4600 गेट पे का। तो अगेन फिर क्योंकि दोनों का सैलरी सेम था, वहाँ भी ग्रेड सी में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में था 4600 गेट पे था, सेम सैलरी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब था, और ये मेरा जो था होम पोस्टिंग जो वो स्टेट गवर्नमेंट का जॉब था, बट इक्विवेलेंट वही 4600 गेट पे था और सैलरी भी सेम था, तो इसलिए हम अपना होम पोस्टिंग को चूज़ कर लिए। ये रीज़न था हमको कोर्ट चूज़ करना ओवर एसएससी। और भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे कोर्ट वगैरह में छुट्टी ज़्यादा रहता है, प्रमोशन ज़्यादा है, वर्कलोड, नो डाउट वर्कलोड का कोई कंपेरिजन नहीं कर सकता, एसएससी में वर्कलोड कम है बट यहाँ वर्कलोड ज़्यादा है, बट स्टिल क्योंकि प्रमोशन और लीव और साथ में होम पोस्टिंग के कारण पैसा वगैरह सेव होना या फिर फैमिली को क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, तो ये रीज़न था जिसके कारण हम कोर्ट में ज्वाइन किए और एसएससी नहीं ज्वाइन किए। उसके बाद जो है होम पोस्टिंग वर्सेस मिनिस्ट्री, बताई दी कि मिनिस्ट्री ना ज्वाइन करके होम पोस्टिंग को चूज़ किए, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे मेरा सैलरी क्योंकि सेम ही था तो हम घर को ही चूज़ कर लिए, क्योंकि लड़कों के लिए घर ही मतलब बेटर होता है। और अगला क्वेश्चन हम क्या पूछे, मतलब अगला क्वेश्चन है व्हाट टू डू आफ्टर कंप्लीटिंग जीडी बिस्ट और पिटमैन बुक। जीडी बिस्ट या पिटमैन बुक के बाद क्या करना चाहिए, तो हम बता ही दिए स्पीडोग्राफी, स्पीडोग्राफी प्लेज अ वाइटल रोल। अगला क्वेश्चन क्या था कि हाउ टू इंक्रीज फ्रॉम 50 डब्ल्यूपीएम टू 70 डब्ल्यूपीएम, 50 डब्ल्यूपीएम जो कंप्लीट करता है इंसान पिटमैन या जीडी बिस्ट, उससे 70 डब्ल्यूपीएम पे कैसे जाया जा सकता है। तो वही बताया 1 मंथ का जर्नी है, वो स्पीडोग्राफी बुक से हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद बोला है कि 70 से 85, हम अगला क्वेश्चन जो है कि 70 से 85 डब्ल्यूपीएम कैसे जाएगा इंसान, तो वो फिर उसके बाद स्पीडोग्राफी के बाद कैलाश चंद्रा का हेल्प लो। जैसे हम बताए हैं शुरू में हो सकता है कि ज़्यादा बार तुमको सीन करना पड़े, जैसे हम 4-5 बार करते थे, किसी को 6-7 बार, कोई किसी को 9-10 बार भी करना पड़ जाता है, वो करो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग का 50 एक्सरसाइज 60 एक्सरसाइज सीन अच्छे से करो, तभी जाके अनसीन लिख पाओगे। तो ऐसे करके स्पीड देखो 70 से 85 ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम रैपिडली हो जाएगा, वो एक प्रोसेस है, द वे अ पर्सन डिक्टेट, जैसे डिक्टेट करता है पर्सन, तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे कोई टीचर कैसे डिक्टेट करते हैं, फिर ग्राम लॉस कॉन्ट्रैक्शन पेजेस पे कितना तुम्हारा पकड़ है, तो ऐसे करके तुम्हारा मतलब डे बाई डे 70, 72, 73 डब्ल्यूपीएम, एक डब्ल्यूपीएम को इंक्रीज करेगा ना वाइल डिक्टेटिंग, तो तुम्हारा स्पीड भी आ जाएगा, साथ में एक्यूरेसी भी आ जाएगा। मेन रोल देखो क्या होता है, वो होता है रीडिंग पार्ट। अगर तुम जितना अच्छा रीड कर रहे हो उतना अच्छा ट्रांसक्रिप्शन करोगे। सीधे ट्रांसक्रिप्शन पे करना, जंप करना बहुत मतलब गलत बात है। देखो ये बहुत सारा चीज़ें तो हम एक वीडियो में कवर करने का तो कोशिश कर रहे हैं सारा क्वेश्चन को, बट देखो बहुत सारा मेरे दोस्त सब था जब वो तैयारी करता था तो वो 3, 4, 5 ट्रांसक्रिप्शन करता था, बट इतना ट्रांसक्रिप्शन कभी नहीं करना होता है, 4-5 ट्रांसक्रिप्शन कभी मत करो। देखो हम स्टार्टिंग में जब अपना तैयारी किए, नंबर मेरा ज़्यादा आया था, 155 मार्क्स आया था, तो हमको पता था कि हमको स्किल क्लियर करना है, तो स्किल क्लियर करने के लिए हम शॉर्ट हैंड लिखना शुरू किए। तो शुरू में 2-3 लिखते थे, फिर 4, फिर 5, ऐसे करते करते फिर एक फ्रेंड मेरा साथ में मेरे साथ लिखने लगा, वो फिर आईबी में ज्वाइन कर लिए, और मेरा उस समय इनकम टैक्स में ही हुआ था पहला अटेम्प्ट में। तो यही हुआ कि हम लोग दोनों साथ में लिखने लगे, तो 8 मैटर 9 मैटर साथ में लिखने लगे और रीडिंग करते थे। तो मानो 10 मैटर लिखे जिसमें से कि हम 8 मैटर क्या करते थे कि रीड कर लेते थे। तो रीड करने पे क्या हुआ कि मेरा इम्प्रूवमेंट हो गया, तो वो तो ज्वाइन कर लिए ग्रेड डी में, बट हम डीबी में जितना मार्क्स था 155 पे, मेरा एक और फ्रेंड था जिसको कि इनकम टैक्स मिला, तो हमको भी उतना ही मार्क्स था, तो हमको भी वही मिलता, बट अल्टीमेटली हम डीबी स्किप करके वो ज्वाइन नहीं किए थे। 2020 वाला स्किल वगैरह सब क्लियर हो गया था, डी वाला भी और सी वाला भी, और 2022 में भी मेरा स्किल क्लियर हुआ था, जिसमें ग्रेड डी में मेरा 1% एरर था और ग्रेड सी में 2% एरर था। तो 1 और 2% के साथ दोनों हम ग्रेड डी सी क्लियर किए थे 2020 में भी और ये 2022 में भी। तो ऐसे करके हम अपना शॉर्ट हैंड का जर्नी कंप्लीट किए, जिसमें कि रीडिंग मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। अगर रीडिंग तुम्हारा अच्छा होगा तो शॉर्ट हैंड भी अच्छा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राम लॉस कॉन्ट्रैक्शन फेज, तो बताइए दिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सीन टू अनसीन जर्नी, ये भी बता दीजिए कि 80-90 एक्सरसाइज करोगे कैलाश चंद्रा का, उसके बाद फिर तुमसे अनसीन मैटर भी लिखवाने लगेगा। अब एक बार कैलाश चंद्रा अगर अच्छे से लिखने लगे विद एक्यूरेसी, जो कि मानो 100-100 हम जैसे 132 से या 150 एक्सरसाइज मेरा हो गया था कैलाश चंद्रा का, तो उसके बाद फिर हम प्रोग्रेसिव लिखना शुरू कर दिए थे। फिर मेरे से प्रोग्रेसिव लिखाने लगा, फिर मेरे से जब प्रोग्रेसिव अच्छे से लिखाने लगा तो फिर हम प्रेसिडेंशियल स्पीच या एडिटोरियल की ओर शिफ्ट कर गए। एडिटोरियल स्पीच लिखते लिखते मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो गया, और एग्जाम में ऐसे कैलाश चंद्रा ओरिएंटेड ही मैटर आता है,
मैक्स टू मैक्स तुम लोग प्रोग्रेसिव कर सकते हो, प्रोग्रेसिव से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। बट स्टिल अगर देखो तुम लोग चाहो जस्ट टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, प्रेसिडेंशियल स्पीच और ये एडिटोरियल वगैरह लिख सकते हो। अब उसके बाद देखो जो मेन क्वेश्चन जो बच्चों के मन में रहता है वो होता है कि वेदर लर्निंग शॉर्ट हैंड ऑनलाइन इज पॉसिबल। हम क्या ऑनलाइन शॉर्ट हैंड लर्निंग मतलब हम पढ़ सकते हैं क्या, ऑनलाइन हम लोग शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं? तो देखो इसका आंसर हम एकदम बोलेंगे बिल्कुल सीख सकते हो। देखो पूरा बच्चा अगर वैसा बच्चा अगर है उतना जिसको ग्रेट और परसिवियरेंस है, वैसा माइंडसेट है कि हाँ हम ऑनलाइन शॉर्ट हैंड में सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो रूरल एरिया में ऑनलाइन शॉर्ट हैंड मिलता नहीं है, कुछ अगर मिलता तो उनको अच्छे से गाइडेंस नहीं मिलता है, जिनके कारण उनका पैसा भी वेस्ट होता है और साथ में ऑफलाइन कोचिंग का मतलब फीस वगैरह भी काफ़ी हाई रहता है और लोगों को गलत गाइडेंस से सीख भी नहीं पाते हैं। तो देखो हम इसलिए हम कहेंगे अगर बच्चा में वो ग्रिट है और सामने वाला अगर टीचर अगर अच्छे से शॉर्ट हैंड तुमको पढ़ा रहा है, डेली तुम्हारा होमवर्क देख रहा है, डेली तुम्हारा एक्सरसाइजेस देख रहा है, तुमको डेली डिक्टेशन प्रोवाइड कर रहा है और तुम्हारा वर्ड्स तुम अगर मानो किसी को फोटो सेंड कर रहे हो एक्सरसाइज का वो तुम्हारा चेक कर रहा है और उसमें मिस्टेक्स बता रहा है, तो ऑनलाइन शॉर्ट हैंड बेस्ट है। मगर ऐसा वैसा टीचर अगर तुमको मिल रहा है, अगर वैसा अगर टीचर ही नहीं है तो फिर ऑनलाइन भी देखो दिक्कत है, ऑफलाइन भी दिक्कत है। टोटल टीचर पे डिपेंड करता है। ऑफलाइन में देखो सीखना, लोग बोलते हैं ऑफलाइन हमेशा बेटर है, हम कहेंगे ऑफलाइन बेटर है नो डाउट, क्योंकि हम सीखे ऑफलाइन। बट ऑफलाइन में अगर वैसा गाइडेंस नहीं मिल रहा है, वैसा टीचर नहीं है, तो प्रॉब्लम होता ही 110% होगा। बच्चा सीखने जा रहा है 3 महीना 6 महीना 8 महीना साल भर वेस्ट हो रहा है लोगों का शॉर्ट हैंड सीखने में, पैसा भी वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो पैसा सेकेंडरी चीज़ है, मेन टाइम वेस्ट होता है बच्चों का। तो वहाँ से फिर क्या होता है कि बच्चा डिमोटिवेट होकर दूसरे एग्जाम को शिफ्ट करता है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा को प्रॉब्लम होता है तैयारी में। इसलिए ऑनलाइन शॉर्ट हैंड देखो सीखो, मगर अगर जो अच्छा टीचर अच्छे से तुमको गाइड कर रहा है, डेली तुम्हारा होमवर्क चेक कर रहा है, तुम्हारा वर्ड्स देख रहा है कि तुम्हारा स्ट्रोक सही बन रहा है कि नहीं, तो वैसे टीचर के पास जाओ और 110% तुम ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीख जाओगे। क्योंकि हम देखे हैं कई लोगों को ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीखते तो बहुत अच्छा भी सीखा है, जिसके बाद कैलाश चंद्र वगैरह सब लोग लिखा है। तो यही ऑनलाइन शॉर्ट हैंड सीख सकते हो तुम लोग, बिल्कुल सीख सकते हो। अगर तुम लोग में उस ग्रेट उतना ग्रेट है, उतना समझने की कैपेसिटी है और प्रॉपर तरीके से अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो 110% सीख जाओगे शॉर्ट हैंड ऑनलाइन। तो देखो ये सब तो चीज़ सारा हो गया। अब अगला स्पीड है कि 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, ये सब कैसे तुम अचीव करोगे। तो देखो हम जनरल मैटर से हाई ये भी निकाले एग्जाम, एसएससी निकाले, और उसके बाद हम लीगल मैटर पे भी कमांड किए, जिससे मेरा हाई कोर्ट का एग्जाम निकला। तो हम जनरल और लीगल दोनों पे कमांड कैसे किए, तो देखो सबसे पहले जनरल मैटर तुम कैलाश चंद्रा को तुमको अगर 80 85 पे लिख रहे हो, ठीक है, 80 85 पे अगर तुम सही से लिख रहे हो, तुमको एक्यूरेसी मानो, अगर तुम्हारा मिस्टेक मानो रीडिंग में 40-50 मिस्टेक आ रहा है, रीडिंग में 800 वर्ड में 40-50 मिस्टेक, तो तुम 85 से अपने आप को पुश करके 90 पे जा सकते हो। और सेम अप्लाई होगा 90 से 95, 95 से 100। मतलब अगर तुम्हारा 40-50 मिस्टेक अगर रीडिंग में आ रहा है ना, तो तुम आगे अपने आप को पुश कर सकते हो ज़्यादा स्पीड पे लिखने के लिए। और उसी तरह लीगल का है। अब लीगल का जर्नी कैसे स्टार्ट करेगा इंसान लीगल, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता है लैंडेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट क्या होता है, पिटिशनर, रिस्पोंडेंट, डिफेंडेंट क्या होता है, क्योंकि अचानक सब लोग को कैलाश सारा लिखने का आदत है, मिस्टर चेयरमैन, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर, ये वो सब लोग ये सब वर्ड से अवेयर है। बट वही अपीलेंट, डिफेंडेंट, सप्लीमेंट्री एफिडेविट, काउंटर एफिडेविट, ये सब लोग जानता नहीं है क्या होता है, रिजॉइंडर, ये वो, तो वो सब नया नया वर्ड लगता है लोगों को। और कुछ कुछ उसमें मानो साइन क्वा नॉन या फिर प्राइमा फेसी, बहुत सारा वर्ड है लीगल का जिसमें लोग मतलब कंफ्यूज हो जाता है कि ये सब वर्ड कैसे बनाएंगे। तो अपना सबसे पहले ये जीडी बेस्ट लीगल एक आता है मैगजीन, जिसमें शायद 102 एक्सरसाइज है, क्या है 94 एक्सरसाइज है आई गेस, तो उसको पहले कंप्लीट करो, 94 ही एक्सरसाइज है, तो उस पर अपना कमांड करो क्योंकि वो बेसिकली ठीक है। उसके बाद विष्णु वाट की ओर शिफ्ट कर जाओ और फिर बाकी फिर किसी कोर्ट का जजमेंट वगैरह लिख सकते हो, तो उससे तुम्हारा आगे किसी भी हाई कोर्ट का जो मानो प्रिपरेशन कर रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, तो वैसे कंप्लीट हो जाएगा। और जनरल मैटर का तो सिंपल है कि केसी आफ्टर दैट प्रोग्रेसिव, दैट विल बी सफिशिएंट इनफ। और ऐसे करके अपना तैयारी करोगे तो 110% तुम लोग का एग्जाम निकलेगा। मानो पहला अटेम्प्ट में नहीं भी निकला तो डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि किसी किसी इंसान का देखो मेरा जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया, फर्स्ट अटेम्प्ट का, क्योंकि हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी किए थे। तुम लोग का मानो अगर ये वाली स्ट्रैटेजी वर्क नहीं किया तो हम फिर है ही गाइड करने के लिए, तो उस तरह गाइड करेंगे तो निकल जाएगा ये वाला एग्जाम। और हम देखो बहुत सारा बुक, लिस्ट ऑफ बुक्स, ये वो बहुत कुछ नहीं बता पाए हैं, तो वो सबको हम नेक्स्ट वीडियो में बता पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये काफ़ी सारा इसमें क्वेश्चन कवर तो कर दिए हैं, बट पॉसिबल मतलब नेक्स्ट टाइम पॉसिबल करेंगे कि और ट्राई करेंगे कि कवर कर ले। चलो ठीक है, थैंक यू। फर्दर मोर इट इज़ रेलिवेंट टू ऐड एट दिस स्टेज कि लीगल के लिए हम एक चीज़ नहीं बताए कि लीगल में कुछ पीडीएफ्स है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि मेरा हेल्प किए थे काफ़ी प्रिपरेशन टाइम। 2-3 पीडीएफ हैं जिसमें कि एडवांस ज्योग्राफी और भी 2-3 हैं, वो काफ़ी हेल्प करेगा आपके हाई कोर्ट के प्रिपरेशन में, जो हमको हेल्प किया था। कुछ यूट्यूब चैनल्स वगैरह से कुछ है, या फिर डिक्टेशन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो वो सब आप लोग मतलब मैं हमसे इसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे, क्योंकि एक वीडियो में सभी कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। ओके।
और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उससे आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फर्दर डाउट्स, उसको हम क्लियर कर देंगे। या कोई भी गाइडेंस अगर चाहिए होगा उसके लिए हम हेल्प कर देंगे, शॉर्ट हैंड या फिर सीबीटी जो भी हो। और ये मेरा क्योंकि फर्स्ट वीडियो है तो आप लोग थोड़ा इसको सपोर्ट कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जैसे कि हम आगे और वीडियो अपलोड करेंगे।